वेलकम स्टूडेंट्स, बिजनेस स्टडी में जो आज का हमारा टॉपिक है डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो देखिए डेलीगेशन क्या होता है। डेलीगेशन में जो हमारे मैनेजर हैं उनके पास जब कोई एक्सेसिव वर्क होता है और वो सारे वर्क को करने में सक्षम नहीं होते हैं, यानी इतनी उनकी कैपेसिटी नहीं होती है कि वो सारा काम एक साथ कर सकें, तो वो क्या करते हैं, अपना जो इम्पोर्टेंट वर्क है वो तो अपने पास रख लेते हैं और जो लेस इम्पोर्टेंट वर्क है वो अपने सबॉर्डिनेट को हैंडओवर कर देते हैं। जब वो अपने सबॉर्डिनेट को उस वर्क को हैंडओवर कर देते हैं, उसके साथ उस वर्क को पूरा करने के लिए अथॉरिटी भी उनको देते हैं। तो जो भी डिवीजन ऑफ वर्क किया है, जो भी अथॉरिटी असाइन की है किसी भी सक्सेसफुल वर्क को अचीव करने के लिए, उसको आप डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहेंगे। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या हुआ? ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड ऑफ ए मैनेजर अनएबल टू परफॉर्म ऑल द जॉब इंडिपेंडेंटली, डिवाइड हिज वर्क अथॉरिटी गिवन टू हिज सबॉर्डिनेट and division of work and assigning of authority for successful work is called delegation of authority। यानी जो भी वर्क का डिवीजन किया है, वर्क को डिवाइड किया है, अपने वर्कलोड को कम किया है, अपने सबॉर्डिनेट को हैंडओवर किया है, उसके साथ उसकी अथॉरिटी उस वर्क को पूरा करवाने के लिए जो हैंडओवर की है वो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में आती है। अब जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है उसमें क्या आता है? असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मान लीजिए ए जो है वो बी का सुपीरियर है, वो बी को सबसे पहले कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा कि आपको ये काम करना है। मान लो कोई भी काम उसको सौंप देता है तो वो क्या हुआ कि उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी है, तो असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। इसके बाद उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो दे दी, अब उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने के लिए उसको अथॉरिटी देना है। जब तक वो उसको अथॉरिटी नहीं देगा, जब तक वो उस काम को पूरा नहीं कर सकता, तो उसके बाद क्या होता है? ग्रांटिंग अथॉरिटी। उसके बाद फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है कि अब वो व्यक्ति जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है वो उस काम को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसको रिस्पॉन्सिबल ठहराया जा सके कि आपने ये काम पूरा नहीं किया, इसका जवाब देना है आपने, तो उसके लिए अकाउंटेबल, उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या होगी वो फिक्स की जाती है। मान लीजिए आपकी क्लास में टीचर नहीं है, मॉनिटर को रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की गई कि आपको क्लास में बच्चों को माइंड कराना है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, असाइनिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसको साथ में अथॉरिटी दी गई। क्या अथॉरिटी दी गई? कि कोई भी स्टूडेंट अगर आपकी बात नहीं मानता है तो आप उसको खड़ा कर सकते हैं, ठीक है, ये उसके पास अथॉरिटी हो गई। उसके बावजूद भी अगर वो क्लास को माइंड कराने में सक्सेस नहीं है तो उससे जवाब मांगा जा सकता है, वो अकाउंटेबिलिटी फिक्सेशन में आ गया। तो असाइनिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रांटिंग अथॉरिटी एंड फिक्सिंग अकाउंटेबिलिटी। अब इसकी इंपॉर्टेंस आती है अफेक्टिव मैनेजमेंट। अब देखो इस प्रकार से जब एक्सेसिव वर्क अपने सबॉर्डिनेट को दे दिया जाता है तो जो सुपीरियर है उसके पास कुछ वर्क रह गया, यानी इंपॉर्टेंट वर्क रह गया, और वो अपने सबॉर्डिनेट्स को इजीली मैनेज कर सकता है। तो एक जो बिजनेस में मैनेजमेंट सिस्टम है उसको वो अफेक्टिव बना सकता है और एक बिजनेस को सक्सेसफुली रन कर सकता है। एम्प्लॉइज डेवलपमेंट। अब देखिए जो एम्प्लॉइज को वर्क हैंडओवर किया गया है वो नए काम के बारे में सीखेगा। जब उसके पास कोई भी वर्क होगा, किस प्रकार से उसको पूरा करना है, कैसे पूरा करना है, किस सिचुएशन में क्या डिसीजंस लेने हैं, तो उनके बारे में वो पहले कुछ विचार करेगा, उनकी जानकारी लेगा, तो उससे क्या है कि उसका डेवलपमेंट होगा, उसमें नए नए विचार जो हैं उसमें क्रिएट होंगे। मोटिवेशन। अब देखिए जब किसी भी एम्प्लॉइज को, किसी भी सबॉर्डिनेट को जब कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी असाइन की जाती है तो वो मोटिवेट होता है और उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा, जब बॉस के द्वारा अपने सुपीरियर को कोई भी वर्क, अपने सबॉर्डिनेट को कोई भी वर्क दिया जाता है तो उस वर्क के लिए वो
मोटिवेट होता है, यानी उस काम को ज़्यादा से ज़्यादा करने के लिए प्रोत्साहित होता है। तो इससे एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन इंक्रीज होता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, अब उसको नए नए काम करने की अपॉर्चुनिटी मिली है। जो सुपीरियर है उसके पास वर्कलोड कम हो गया, तो वर्कलोड कम हुआ तो क्या करेगा वो बिजनेस में नए नए डिसीजंस, नई नई एक्टिविटी में इन्वॉल्व होगा, क्योंकि उसका वर्कलोड कम हो गया। और जो जिस सबॉर्डिनेट को वर्क सौंपा गया है वो उनके बारे में नए नए रिसर्च करेगा, जिस वर्क को सौंपा गया है कि किस प्रकार से उसको एक बेटर वे में पूरा किया जा सकता है, तो इससे ग्रोथ को बढ़ावा मिलता है। बेसिस ऑफ मैनेजमेंट हायरार्की, देखिए ये एक मैनेजमेंट की जो परंपरा है, क्या है कि टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे जो भी हमारे ऑर्डर्स हैं, सजेशंस हैं, वो ऊपर से नीचे की मतलब एक कंटिन्यू चलते रहते हैं। जो भी सिचुएशंस हैं वो उसमें चलती रहती है। तो एक मैनेजमेंट की मतलब एक सिचुएशंस है कि ऊपर से नीचे जो भी अथॉरिटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो प्रोवाइड की जाती हैं और एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज़ के बीच इस प्रकार से जो बेटर कोऑर्डिनेशन है वो बना रहता है। इसके बाद हमारा जो सेकंड पॉइंट आता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब देखिए जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का ही एक विस्तृत रूप है। यानी इसमें एक डेलीगेशन में अथॉरिटी दी गई है। जवाब टॉप लेवल नहीं देना है जिसने अथॉरिटी डेलीगेट की है। डिसेंट्रलाइजेशन में पूरी पावर हैंडओवर कर दी जाती है। तो ये क्या है कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का एक एक्सपेंडेड वर्जन है, नंबर 1। नंबर 2, सबॉर्डिनेट का जो रोल है वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन की अथॉरिटीज़ है, पूरे ऑर्गेनाइजेशन की जो प्रोसेस है उस पर अप्लीकेबल होता है ये। और जो भी हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं उनका वर्कलोड इससे क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो जो डिसेंट्रलाइजेशन है, डेलीगेशन का एक विस्तृत रूप है और इसमें जो अथॉरिटी दी जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती हैं, जो वर्क डेलीगेट किया जाता है, उसकी जो पूरी पावर है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को हैंड ओवर कर दी जाती है। तो इसमें क्या आता है, डेवलपमेंट इनिशिएटिव अमॉन्ग सबॉर्डिनेट्स। अब देखिए इनिशिएटिव का मतलब होता है पार्टिसिपेट करना। जब सबॉर्डिनेट का पार्टिसिपेशन मैनेजमेंट में बढ़ जाता है, नए नए डिसीजंस लेने में जब वो इन्वॉल्व होते हैं, नई नई एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने में जब हमारे एम्प्लॉयज़ इन्वॉल्व होते हैं, तो उनका डेवलपमेंट होता है। नंबर 1 डेवलपमेंट मैनेजरियल टैलेंट। अब उनका मैनेजरियल टैलेंट है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। मैनेजरियल टैलेंट इंक्रीज कैसे होता है, अब नए नए डिसीजंस लेने हैं, नई नई जो प्रोसेस हैं उनको किस प्रकार से सॉल्व करना है, किस सिचुएशंस को कैसे सॉल्व करना है, किस प्रकार से अपने सबॉर्डिनेट से वर्क करवाना है, उनमें जो नई नई सिचुएशंस हैं उनको उन्होंने सॉल्व करना है और नई नई सिचुएशंस के बारे में वो जानकारियाँ लेते हैं, जिससे कि मैनेजरियल टैलेंट फ्यूचर के लिए इंक्रीज होता है। क्विक डिसीजन, अब देखिए डिसीजन सभी ने मिलकर लेना है। जब उनके पास पूरी पावर हो गई तो वो डिसीजन फ्रीली ले सकते हैं। उन्हें अपने ऊपर जो सुपीरियर है उससे अब उसका इंक्वायरी करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो फ्रीली वो डिसीजन ले सकते हैं। तो जो हमारे डिसीजन है वो क्विकली लिए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि पूरी पावर अब उनके पास है डिसीजंस लेने की, सबॉर्डिनेट्स जिनको अथॉरिटी हैंडओवर की गई है। रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट, अब क्या है, टॉप मैनेजमेंट का वर्कलोड कम हो गया तो उनको रिलीफ मिल गया। जो उनके पास एक्सेसिव वर्क है अब नहीं है तो उनको रिलीफ मिल गया। तो जब उनको रिलीफ मिल गया तो उससे क्या होगा, वो बिजनेस की और ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ हैं उनमें ज़्यादा ध्यान देंगे और बिजनेस को ज़्यादा प्रोग्रेसिव बनाएंगे। बेटर कंट्रोल, इस प्रकार से जो हमारा टॉप मैनेजमेंट है उसके पास वर्कलोड कम हो गया तो वो अपने सबॉर्डिनेट को एक बेटर वे में कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो कंट्रोल सिचुएशंस है वो भी क्या होती है, डिसेंट्रलाइजेशन से ज़्यादा बेटर होती है और एक सुपीरियर अपने सबॉर्डिनेट को ईजीली कंट्रोल कर सकता है। फैसिलिटेट ग्रोथ, फैसिलिटेट ग्रोथ में क्या होता है कि जो भी सबॉर्डिनेट हैं उनको फुल अथॉरिटी दी गई है कि डिसीजन लेना है। तो उनमें जब फुल अथॉरिटी दी गई है तो उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस क्रिएट होती है और जब रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस क्रिएट होती है
तो उनका जो विकास है, ग्रोथ है, वो पॉसिबल होता है और वो नए से नया कार्य, जो भी नए से नई जो प्रोसेस है उसको करने के लिए हर संभव अपनी कैपेसिटी के अनुसार तैयार रहते हैं। तो ये था आपका डेलीगेशन और डिसेंट्रलाइजेशन।